की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम और योर मनी के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हमारे दर्शक न सिर्फ निवेश की सही राह चुने बल्कि फाइनेंशियली अवेयर भी बने। इसीलिए योर मनी में आज हम देंगे आपके निवेश से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं शो पर। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिस्तुकी और फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या, आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको क्या है खास हमारे आज के शो में। सबसे पहले देखेंगे पोर्टफोलियो में होने चाहिए कितने फंड, 10 साल में कैसे जुटाएं 1 करोड़ रुपए, और क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए ईएलएसएस में निवेश होगा फायदेमंद। इन तमाम मुद्दों पर होगी हमारी चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ नरेंद्र सेखों फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, बताइए सवाल क्या है आपका। सर मैडम मैंने 20,000 रुपये पर मंथ जी म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ जी। मेरा लक्ष्य है 10 साल में 1 करोड़ रुपया। ठीक है, आपने 9 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए। मुझे बताइए आपने किसी से सलाह लेके ये पोर्टफोलियो बनाया है। जी मैडम। आपने सलाह ली थी। जी मैडम। चलिए, तो अपने लक्ष्य के मुताबिक आपने 9 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। आपने टर्म प्लान भी लिया हुआ है और 10 साल में 1 करोड़ रुपए आप जुटाना चाहते हैं। तो हेमंत जी, बन पाएंगे ये करोड़पति 10 साल में? देखिए, इनके पास 10 साल का समय है जी। और ऐसे समय में जब आप कुछ कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो आप जाहिर सी बात आप ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे रिटर्न आपको अच्छा मिले। बिल्कुल। जो इक्विटी है, और इन्होंने इक्विटी में ही इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे 2 इशू हैं। एक तो अगर मैं इनका सीधा टारगेट की बात करूं तो इनका जो टारगेट है वो 10 साल में इनको करीब 1 करोड़ चाहिए। मैं 12% का भी अगर एनुअलाइज रिटर्न मान के चलता हूं तो इनको 45,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 20,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं अगर मैं देखूं तो 25,000 रुपए का शॉर्टफॉल है उनके पास हर महीने के लिए। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको अपने या तो टारगेट को रीवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये 46 ईयर्स के हैं और 10 साल मुझे लगता है शायद अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपने या तो टारगेट को रीवर्क करना पड़ेगा या फिर थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि कितना उनके पास सरप्लस है इन्वेस्टेबल, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 20,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए करीब 9 फंड है आपके पास यहाँ पे। मुझे लगता है अगर मैं फंड सिलेक्शन की बात करूं तो फंड सिलेक्शन शायद अच्छी है, लेकिन इतने सारे फंड पोर्टफोलियो में रखने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि एक बात समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड जो है एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, उसके अंदर अगर आप इतने सारे फंड रखेंगे तो उनको मॉनिटर करना भी मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से आपके पास 4 फंड होने चाहिए। मैं आपके एग्जिस्टिंग फंड में से आपको फंड बताता हूं, जो 4 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जैसे बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड है, वो आप रख सकते हैं। एचडीएफसी के 2 फंड है, एक बैलेंस फंड है और एक मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड रख सकते हैं। और चौथा फंड जो है वो आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है ये ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन चारों फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, फंड को कम कर दीजिए ताकि आपका जो है पोर्टफोलियो अच्छा रहे और आपको रिटर्न भी अच्छे मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे चंपक लाल गडानी जुड़ रहे हैं। नमस्कार चंपक लाल जी, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। और मैं 31 दिसंबर 2014 को रिटायर हो गया। ठीक है। मेरे पास आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है चंपक लाल जी, लेकिन आपका सवाल हमारे पास है। जैसा कि आप खुद भी बोल रहे हैं कि आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं या नहीं। चलते हैं यहाँ पे अर्नब पंड्या जी के पास। अर्नब जी, यहाँ पर जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्हें ईएलएसएस में निवेश करना है, लेकिन यहाँ पर ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। क्या सीनियर सिटीजन को ईएलएसएस में पैसे लॉक इन कर लेना चाहिए? देखिए, ये काफी सारे कारणों पर ये निर्भर है कि क्या उनको एक ईएलएसएस फंड लेना चाहिए नहीं। क्योंकि एक बात तो ये है कि अगर ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं जहां से उनको एक रेगुलर रिटर्न आएगा या ऐसा कुछ होगा, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो किस प्रकार का है उस पे ये आधारित रहेगा। क्योंकि अगर इनके पास बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है जहां पर उनके दूसरे सभी गोल्स या रिक्वायरमेंट्स अचीव न हो रहे हो, तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट उनके लिए योग्य नहीं है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इसमें 3 साल का लॉक इन है और ईएलएसएस फंड में आपको रिटर्न्स की भी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। और खास करके ये कि अगर इनको इन बिटवीन कभी भी उनको अगर इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से पैसा अगर उनको बाहर निकालना हो तो इनके लिए एग्जिट रूट नहीं रहेगा। इस कारण अगर
ये इनके लिए लागू नहीं होता तो फिर वो एक एडिशनल अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, लेकिन एज अ बेसिक प्रिंसिपल ये इस प्रकार का फंड में उनके लिए रिस्क ज्यादा है बेनिफिट्स के सामने। कहाँ कर सकते हैं फिर निवेश ये? अगर उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो इनके पास काफी सारे ऑप्शन है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। अगर उनके पास उससे भी छोटे समय का अगर कोई व्हीकल चूज करना चाहते हैं तो वो एक डेट ओरिएंटेड फंड ले सकते हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको किस प्रकार का कैश फ्लो चाहिए, उस प्रकार से इस इन्वेस्टमेंट को वो रख सकते हैं और ये कितना एलोकेट कर सकते हैं उतना भी होगा। लेकिन एक बात उनको यह है कि अगर वो टैक्स सेविंग के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ईएलएसएस में टैक्स सेविंग भी है, तब SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऑल्टरनेटिव है जहां टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, उनको रेगुलर इनकम भी रहेगी। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर आपको फिर से एक बार सोचने की सलाह दी जा रही है। एलएसएस में आप पैसे लॉक इन ना करके जो तमाम आपको हमने टैक्स सेविंग ऑप्शंस बताए हैं उसमें आप निवेश कीजिए। एलएसएस में पैसे लॉक इन करने के बाद आपका जो एक कांस्टेंट फ्लो है मनी का वो नहीं रुकना चाहिए। चंपकलाल जी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जा रही है सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे आज के मेहमान अर्नब पंड्या, हेमंत उस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और आलोक पांडे का सवाल लेते हैं। नमस्कार आलोक, बताएं कहां से बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? उत्तराखंड रुद्रपुर से बात कर रहा हूं। हाँ जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका? मैम, मेरे पास यूनिटेक के 800 शेयर हैं, 19 रुपए 55 पैसे पे, और अच्छा। और पीएनबी का 30 शेयर है, 189 आपने योर मनी पर अपना सवाल भेजा है जहां पे आपने अपने निवेश की जानकारी हमें दी है, जिसमें ईपीएफ, इंश्योरेंस और बैंक एफडी का जिक्र किया गया है। जी जी। इसके अलावा मेरा इन्वेस्टमेंट भी है म्यूचुअल फंड में, जिसमें 1000 पर एचडीएफसी बैलेंस ग्रोथ फंड में है। ठीक है। इसके अलावा 1000 पर मंथ फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी में है, और तीसरा एक है जो मैंने इन्वेस्ट किया है 10,000 केनरा रेवोको में। चलिए, आपने जो हमें डिटेल्स दी हैं आलोक, उसके मुताबिक अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहूँ तो ईपीएफ में आपने 2100 रुपए महीना डालते हैं, इंश्योरेंस में आप कह रहे हैं 12,000 रुपए का आपका प्रीमियम जाता है, बैंक एफडी आपके पास 20,000 की है। जो आपने सवाल हमें भेजा है वो ये है कि आप 3 से 4,000 रुपए हर महीना एसआईपी कर सकते हैं और आपको 2 साल में लगभग 7 से 8 लाख रुपए जमा करने हैं। इसी सवाल पर हम आपको सलाह देंगे। जुड़ते हैं अर्नब पंड्या से। अर्नब जी, यहाँ पर टाइम होराइजन देखा जाए तो 7 से 8 लाख के लिए 2 साल का समय काफी कम नहीं है? जी, अगर आप नॉर्मली देखिए तो इस प्रकार का छोटा इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 साल में आपको इस प्रकार का जो कॉर्पस है वो उससे नहीं होगा। इवन इफ अगर थोड़ा हायर रिटर्न हो या हायर रिस्क लो फिर भी नहीं होगा। इसीलिए इनके लिए जरूरी है कि ये अपना गोल रिविजिट करें या इस प्रकार से एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें जिसमें ये गोल अचीव हो सके। दूसरी बात ये है कि अगर इनके गोल 2 साल का है तो इनको एग्रेसिवली इक्विटी फंड्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि जब आपको पैसे चाहिए तब आपको पैसे मिलेंगे या नहीं। इसीलिए उनको इन्वेस्टमेंट भी रिवर्क करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका जो रेट ऑफ रिटर्न जो मिल सकता है इन्वेस्टमेंट पे वो भी कम हो जाएगा, यानी कि आपको इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस टाइम फ्रेम में इस गोल के लिए आपको थोड़ा एक रीथिंक करना पड़ेगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। आलोक, अगर आप और पैसे निवेश कर सकते हैं तब जाके ही अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सलाह यही दी जा रही है कि या तो अपना टाइम होराइजन जो कि आपके समय की अवधि है उसको 2 साल से बढ़ा करके आप 5 साल कर दीजिए, या तो अपने निवेश राशि को बढ़ा दीजिए। और फंड्स आप कुछ बताना चाहेंगे इनको अर्नब जी? नहीं, अगर ये इस प्रकार के 2 साल का इनका गोल है तो उनको शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही अपना पैसा लगाना चाहिए जिनकी होराइजन इस प्रकार से मिलती जुलती हो। तो डेट ओरिएंटेड फंड्स और उसमें शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में जाना इनके लिए सही होगा और वहां पर आप वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे आपको यही सलाह दी जा रही है आलोक, अगर आपका 2 साल का ही नजरिया है तो आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, जो कि डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 है और एचडीएफसी टॉप 200 है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। यहाँ पर अजय ने अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजा है और आईसीआईसीआई प्रू की हेल्थ सेवर पॉलिसी से निकलना चाहते हैं। इस बीच हमारे साथ अजय फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। अजय, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए अपना। मैंने हेल्थ सेवर फंड ले रखा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जी। और चूंकि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है इसलिए निकलना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो वो मेरा जो फंड क्रिएट हो गया है वो 60,000 तक पहुंच चुका है, परंतु वो देना नहीं चाहते वापस, कहते रिफंड नहीं होता है वो हेल्थ सेवर फंड। तो मैं चाहता हूं कि किस तरह इसको निकाल सकता हूं इस हेल्थ सेवर फंड को। चलिए, यहाँ पर हेमंत जी, एक यूलिप है ये जिसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है और फिलहाल ये निकलना चाहते हैं। सबसे पहले यूलिप का स्ट्रक्चर मैं चाहती हूँ कि आप अजय के जरिए तमाम दर्शकों को भी समझा दें। देखिए, जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रहती हैं वहां पे आपको कवर मिलता है 5, 4, 7 लाख जितना भी आप लेते हैं। तो कभी आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या कुछ भी हुआ तो आपको पैसा वो रीइंबर्स हो जाता है। हेल्थ यूलिप थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 स्ट्रीम रहती हैं। एक तो अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो आपको वहां पे जो पैसा है रीइंबर्स होता है। दूसरा एक हेल्थ फंड क्रिएट होता है। उसका पर्पज ये है कि अगर आपको पैसे की जरूरत हो अपने इलाज करने के लिए, जरूरी नहीं है वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हो, अगर दवाइयां हो या किसी और तरीके से ट्रीटमेंट हो, तो वो जो हेल्थ फंड है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इलाज के लिए। अब यहां पे हुआ क्या है इनके केस में कि इन्होंने 60,000 का जो कॉर्पस क्रिएट किया है, इनको यहां पे मैं बताना चाहूंगा जी कि ये पैसा आप जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान होती है मैच्योरिटी करके आप नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत क्लियर सी बात है इस प्लान में जो बोला गया है, जैसा मैंने कहा जो हेल्थ फंड क्रिएट होता है यहाँ पे, वो अगर कोई मेडिसिन हो या एक्चुअल बिल देना पड़ेगा आपको वो पैसा क्लेम करने के लिए, और वो भी 3 साल के बाद हो सकता है। और 4th और 5th ईयर में करीब 20% पैसा ये उसका जो जिन्होंने जनरेट किया वो ले सकते हैं। लेकिन ये पैसा एज ए मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगा। ये प्लान में बहुत बहुत क्लियर है। अगर ऐसा कुछ उन्होंने खर्चा किया है मेडिकल एक्सपेंसेस पे, जो ये यहां से रीइंबर्स करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक्चुअल जो बिल है वो सबमिट करने पड़ेंगे। अजय जी, आपको इस फीचर्स के बारे में मालूम था? जी हाँ, मालूम था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हेल्थ सेवर फंड को वो रिफंड नहीं देंगे। अब इस इंश्योरेंस से मुश्किल है जब तक मेरा हेल्थ सेवर फंड जो है सो एग्जॉस्ट ना हो जाए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। लेकिन साथ ही मुझे ये बताइए, क्या इस तरह के हेल्थ यूलिप्स लेना समझदारी की बात है? देखिए, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो भी आपके खर्चे हो मेडिकल के वो वहां पे पूरे तरीके से मिल जाए आपको हेल्थ में। अगर आप एक फंड क्रिएट कर पाते हैं जो आपके जो बाकी मेडिकल एक्सपेंसेस को अगर आप रीइंबर्स करा लें, तो आई थिंक एज ए कॉन्सेप्ट ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट डिपेंड करता है आपने किस तरह से प्लान किया। अगर आपको लगता है कि बाकी नॉर्मल एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जरूरत है, जहां पे अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है या अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है वहां पे ही चाहिए, तो बात अलग है। बट आई थिंक एज ए कॉन्सेप्ट ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आई थिंक ये एग्जांपल है यहाँ पे कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें पहले समझ लें। कई बार क्या होता है कि हमको शायद हम उतना ध्यान नहीं देते या हमें उस तरीके से समझाया नहीं जाता। आई थिंक ये प्रॉब्लम दोनों साइड से है, समझाने की प्रॉब्लम भी है और समझने की प्रॉब्लम भी है। जो भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले या कोई भी प्रोडक्ट ले, इनफैक्ट मैं कहूंगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये शायद थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन जितने सवाल आप पूछना चाहें वो पूछिए। जैसे इन्होंने कहा कि इनको मालूम नहीं था कि उनको लगा कि एक कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, वो जब चाहे वो निकाल, इन्होंने निवेश के इरादे से इसको खरीदा है। जी, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी जहां भी पैसा लगाएं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर वो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, आई थिंक उसको समझना बहुत जरूरी है कि वहां से आपको क्या मिल सकता है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको क्या मिल रहा है, दोनों में गैप है या नहीं है, ये समझ लें तो जो निराशा जो उनको अभी हुई है वो निराशा से आप बिल्कुल। तो यहाँ पे अजय जी के साथ साथ तमाम दर्शकों को भी हम यही बताना चाहेंगे कि इंश्योरेंस आप केवल प्रोटेक्शन के लिहाज से ही लीजिए। जैसे कि अजय जी ने बिना प्रोडक्ट को समझे उसमें निवेश कर दिया था, भले ही वो एक हेल्थ यूलिप है, लेकिन यहाँ पे उनका कोई कॉर्पस नहीं बन रहा था। ये उन्हें लगा था कि वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बेहतर रिटर्न उनको मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यूलिप के बजाय आप एक प्रॉपर हेल्थ पॉलिसी लीजिए, एक मेडिक्लेम लीजिए अपने लिए, उसी में ही एक प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको मिल पाएगा, ना कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करके आपको किसी भी तरह का फायदा होगा। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। लेकिन अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या हमारे शो पर आकर अपना जवाब चाहते हैं, तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और साथ ही हमारे फेसबुक के पेज पर जाकर भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं और पुराने एपिसोड्स भी यहां देख सकते हैं।
योर मनी में आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे अगले दर्शक मुजफ्फरनगर से शमीम अहमद है फोन लाइन पे। नमस्कार शमीम, सवाल क्या है आपका, प्लीज पूछिए। नमस्कार मैडम जी, मैंने अपनी डिटेल भेजी है। हाँ जी, उसके बारे में चाहता हूँ मैं। एक तो मेरे पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है और एक टर्म प्लान नहीं है, तो उसके लिए सजेशन चाहता था मैं कि क्या हो मेरे लिए। शमीम, अपनी ईयरली इनकम बताएंगे आप? जी, मेरी 4.5 लाख है जी, और वाइफ की 5.5 है। ठीक है, और आपको एक बेटी भी है और जो कि 19 साल की, और आपका बेटा भी है 22 साल का, राइट? यस। ठीक है, आपने अपने लिए टर्म प्लान भी नहीं लिया हुआ है और ना ही कोई हेल्थ कवर लिया है। एम्प्लॉयर की तरफ से आई होप आप कवर्ड हो दोनों के दोनों? जी ठीक है। चलिए अर्नब जी, यहाँ पर इंश्योरेंस मेरे ख्याल से बहुत जरूरी चीज है जो यहाँ पे इन्होंने मिस कर दी है। टर्म प्लान सबसे पहले इनको रेकमेंड करना चाहेंगे। आप अगर टर्म प्लान देखें तो काफी सारे ऑप्शंस है आपके सामने, और खास करके आप इनको एक ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए, और वहाँ काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स है, उनके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। टर्म प्लान्स में वैसे कुछ खास फर्क नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आपको मैच्योरिटी जैसी कोई अमाउंट नहीं रहती, डेथ पे ही अमाउंट मिलती है। तो वहाँ आपको एक चीज पर खास ध्यान रखना पड़ता है, वो है कि क्लेम्स रेशियो जो इंश्योरेंस कंपनी का है वो किस प्रकार का है। उसके बाद आप प्रीमियम देख लीजिए कि आपके लिए किस प्रकार का प्रीमियम आता है, और आपको फिर जो कंफर्ट लेवल होता है जिस इंश्योरेंस कंपनी से, वहां से आप सीधा एक टर्म प्लान ले सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का भी है और अब पब्लिक सेक्टर के भी टर्म प्लान आपके लिए अवेलेबल है। तो इस प्रकार का आप शेड्यूल करके आप अपना एक चूज कर सकते हैं, क्योंकि खास करके इसमें जो कंपनी का आप चॉइस करते हैं वहां बहुत इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि इसमें एक सिंपल कवर है, इसीलिए क्लेम्स रेशियो पे आप जरूर ध्यान दीजिए। अर्नब जी, लेकिन यहाँ पर कौन से आप रेकमेंड करना चाहेंगे अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो? देखिए, अगर हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको देखना है, आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आपको कॉन्फिडेंस है तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस की पॉलिसी देख सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में कॉन्फिडेंस है तो फिर आप आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की पॉलिसी देख सकते हैं, मैक्स बुपा की और अपोलो, इनमें से एक भी चूज कर सकते हैं। खास करके आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां इन कंपनियों का किस प्रकार का हॉस्पिटल नेटवर्क है, और दूसरा कि किस प्रकार के उनके पॉलिसीज में एक्सक्लूजन है, क्योंकि आपके लिए एग्जैक्टली किस प्रकार की पॉलिसी सूटेबल रहेगी ये आपको तय करना है। लेकिन ये आपके लिए चॉइस है, तो वहां आप ये 2-3 चीज देख के आप इनमें से एक चॉइस कर सकते हैं। हेमंत जी, यहाँ पे कितने का कवर आपको लगता है कि शमीम को लेना चाहिए अपने पूरे परिवार के? देखिए, इन्होंने कहा इनकी इनकम शायद 4.5 लाख है, वाइफ की शायद 5.5 लाख है। अगर हम थंब रूल भी बनाए तो हमेशा कहते हैं कि कम से कम 10 गुना आपके एनुअल इनकम का होना चाहिए। इनके पास जो अभी इंश्योरेंस है वो 7-7 लाख रुपए की है। मुझे लगता है 45 लाख इनके लिए और 55 लाख। और इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों कवर हों। कभी कभी हमको लगता है कि एक आदमी कवर हो जाए तो बहुत है, लेकिन आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो भी अर्निंग मेंबर है फैमिली के, जिसके ना रहने से फैमिली के फाइनेंसिस पे फर्क पड़े, वो दोनों के दोनों कवर होने चाहिए। तो मुझे लगता है दोनों के लिए टर्म प्लान होना चाहिए, और 45 लाख और 55 लाख कम से कम इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। चलिए शमीम, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जल्द से जल्द अपने आप को आप टर्म कवर और एक मेडिक्लेम से कवर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं जो हमें भेजा है महेश ने, और इनका सवाल ये है कि 6 से 12 महीने तक ये निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं, और इनका लक्ष्य हालांकि इन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन इन्हें 6 से 12 महीने तक के ही निवेश करना है। हेमंत जी, इतना शॉर्ट होराइजन है, इतना शॉर्ट टाइम होराइजन है, इनका लगता है आपको कि हम म्यूचुअल फंड में इनको डेट ऑप्शन पर ही निवेश की राय दे सकते हैं? जी बिल्कुल कविता, आई थिंक म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका टाइम होराइजन चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे 1 साल का हो, या 1 डेकेड का हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये जो समय है 6 से 12 महीने का, इनके पास 2 ऑप्शन है। लेकिन जो भी ऑप्शन चुने आप, जाहिर सी बात है वो सेफ होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। लेकिन सेफ्टी के साथ साथ आपको एक चीज देखनी है कि जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है इनके पास। एक तो होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो डिपेंड करता है कि आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है। अगर इनका टैक्स ब्रैकेट मान लीजिए 10 या 20% है, तो ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जाएं, वहां पे रिलायंस मनी मैनेजर करके फंड है, उसको देख सकते हैं।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 3 साल के अंदर इनफैक्ट अभी इस समय में अगर ये निकालते हैं तो इनको 10% या 20% के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और रिटर्न जो है इनको सेविंग बैंक से करीब 2 या 3% ज्यादा मिल सकती है। अगर इनका टैक्स ब्रैकेट 30% है तो फिर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये आर्बिट्राज फंड को देखें। आर्बिट्राज फंड बिल्कुल सेफ है। उसमें होता क्या है कि फंड मैनेजर जो है एक तरफ से इक्विटी खरीदते हैं और दूसरी तरफ फ्यूचर मार्केट में उसको बेचते हैं, तो कहीं भी ओपन एक्सपोजर नहीं रहता है। तो ये बहुत इसमें कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि टैक्स पर्पसेस के लिए ये फंड जो है इक्विटी फंड माना जाता है, यानी जो भी आपको गेन होगा 1 साल के बाद वो आपको टैक्स फ्री होगा। क्योंकि इनका टाइम होराइजन 6 से 12 महीने है तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये सही ऑप्शन चुने, वो होगी मंथली डिविडेंड। हर महीने जो डिविडेंड उनको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा क्योंकि ये इक्विटी फंड माना जाता है। दूसरा, अगर ये 6 महीने के बाद निकालते हैं तो ज्यादातर जो गेन होगा वो उनके पास ऑलरेडी एज ए डिविडेंड वापस आ चुका होगा। अगर थोड़ा सा नॉमिनल गेन अगर होगा भी तो यहां पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्स का फिक्स रेट है 15%। तो दोनों तरफ से इनको फायदा है। तो जैसा मैंने कहा दोनों ऑप्शन अच्छी हैं, लेकिन कौन सी चुननी है वो डिपेंड करता है आपका टैक्स स्लैब क्या है। बिल्कुल, अपने टैक्स स्लैब को ध्यान में रखकर महेश जी आपको निवेश करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ अर्नब जी आपका और हेमंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। लेकिन अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या हमारे शो का हिस्सा बनकर हमारे एक्सपर्ट से राय चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन, कोई भी सवाल हो आपका, आप फेसबुक पर जाके भी पोस्ट कर सकते हैं योर मनी के पेज पर और पुराने एपिसोड भी वहां देख सकते हैं।